नीचे से ना पेट्रोल का पेपर आई ना बहुत जगह है मेरे दादी में देखी नहीं माइक नहीं है ना साथ में माइक नहीं गुड मॉर्निंग सभी प्यार से कहेंगे गुड मॉर्निंग। सभी का वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का इस आज के सत्र में स्वागत है, सभी का सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए बजाएंगे। मोस्ट रिस्पेक्टेड मैडम एंड टीचिंग फैकल्टी और आप सभी, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे मैडम ने अभी इंट्रोडक्शन में कहा, विशेष हम लोग सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानेंगे। तो आप सोचेंगे हम तो इतने यंग हैं तो क्या हमको ये सब जानना जरूरी है ना, या फिर ऐसे ज़बरदस्ती हमको यहाँ बिठाया है ना, तो ऐसे तो नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें इसके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्रोग्राम हम इस मंथ में इसीलिए विशेष कर रहे हैं, मार्च में। क्या है विशेष? मार्च में क्या होता है? वुमेंस डे है ना। 8 मार्च वी सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो जब महिलाओं की बात आती है तो मुझे याद आता है, किसी ने क्या खूब कहा है, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक महिला ही अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ, तालियां क्यों बजाई, तालियां क्यों बजाई? हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम स्वर्ग बनाने के लिए, है ना। जैसे सभी स्वर्ग कब सुनते हैं? कोई घर में शरीर छोड़ता है, किसी की डेथ होती है, तभी हम सुनते हैं कहाँ गए, स्वर्ग में गए, है ना। मरने के बाद स्वर्ग में क्यों भेजते हैं? स्वर्ग माना एक ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत सुख, शांति, खुशी, प्यार होता है ना। तो इसीलिए उसकी हम क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। तो ऐसे यदि हम स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त है, ओम शांति। तो आपके कॉलेज की काफी सारी विशेषता है। एक तो सुबह सुबह एक्सरसाइज भी हो जाता है। कि यदि हमें स्वर्ग बनाना है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो माताएं, वो जो महिलाएं हैं, क्या अपना ध्यान रखती है? आपको लगता है? अपने मम्मी के बारे में सोचो, क्या वो अपना ध्यान रखती है अपने खाने पीने का, सोने का, है ना, अपने थोड़ा उठकर एक्सरसाइज करें या थोड़ा मेडिटेशन करें, ऐसा कुछ करते हैं क्या? तो ऐसा खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या क्या होगा? ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? सब बीमारियां हो सकती है ना। यदि आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो सारी बीमारियां होंगी। क्या क्या बीमारियां हो सकती है? जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, कैंसर है, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो विशेष आज हम 2 कैंसर्स के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। एक है सर्वाइकल कैंसर और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर समझते हैं आप सभी? सर्वाइकल कैंसर किसे कहते हैं? जो गर्भाशय होता है उसके जो मुख के लिए जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अभी इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये कैंसर काफी बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख के कैंसर की वजह से होती है। जबकि ये कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स है। रूटीनली आपको लगता है कि कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं? आपको लगता है कैंसर प्रिवेंट हो सकता है? क्या लगता है आपको? पूरे विश्व
विश्व में एक ही कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास अभी हमें कोविड नहीं होना चाहिए, तो हम सब लोगों ने क्या किया, वैक्सीन लिया, राइट। तो वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है। अभी आप सभी का एज कितना होगा, 20+ है सभी, 20+। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लीजिए, कितने हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है? तो देखो अभी सपोज यहाँ पे एक अराउंड 20-30 लोग हैं, तो उसमें से 2-3 लोगों ने सिर्फ वैक्सीन लिया है। इसका मतलब क्या है, बाकी लोगों को, आप में से कितने हैं जिनको पता है कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है? जिनको पता है वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। तो हार्डली है ना, 3-4 लोगों को ही पता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर वो लेंगे ही नहीं वैक्सीन, है ना। तो कैंसर हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, और दूसरा उसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो उसके बावजूद आज भारत में हर साल 1,20,000, कितने, 1,20,000 न्यू केसेस डिटेक्ट होते हैं, डायग्नोस्ट होते हैं। उसमें से 77,000 to 80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। तो अभी मृत्यु क्यों हो रही है? इसका मतलब वो लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। कैंसर भी आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आज हमारे पास उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यदि हम पहले, है ना, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, यदि इनिशियल स्टेजेस में हम कैंसर को डिटेक्ट करेंगे, तो वो डिटेक्शन के लिए क्या है, हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं करते हैं। क्या होता है, लोगों को लगता है, अभी आप में से मैं पूछूंगी, आप में से कितनों के मम्मी लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट किया है? तो एक भी हाथ ऊपर नहीं जाएगा। घर में फिर कैंसर होता है, कैंसर होने के बाद एक महिला की सिर्फ मृत्यु नहीं होती है, जब एक घर से माँ चली जाती है ना, पूरा घर कोलैप्स होता है। तो इसीलिए भले अभी आप यहाँ 40-50 लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या समझना है, यहाँ कितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं? 500। क्यों? क्योंकि हर एक को क्या करना है, 10 लोगों को बताना है। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं। कौन कौन 10 लोगों को बताएगा? थोड़ा हाथ ऊपर करें। तो क्या होगा कि हम लोग, और बाकी क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? हमें लगता है ना कि हमें जो पता चलेगा, जैसे देखो क्या होता है कि कई सेल लगता है आपके, है ना, एक्सपैंड का, तो आप तुरंत फ्रेंड को बताते हो ना, अरे वहाँ पे अच्छा सेल लगा है। तो वैसे हमें क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन जो है ना, बाकी लोगों तक पहुँचानी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम इसका वैक्सीन लेंगे, यदि माताएं स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो एक तो क्या होगा, वैक्सीन लेंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, और स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा। इतना अर्ली स्टेज कि आगे चलकर 10-20 साल के बाद जाकर हमें कैंसर होने वाला है, तो भी हमें पहले ही पता चलेगा। क्योंकि ये किस वजह से होता है कैंसर? HPV वायरस की वजह से होता है। तो HPV वायरस जो है, एक तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी ना, तो वो अपने आप इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है, यदि इम्यूनिटी अच्छी है। नहीं है तो ज़्यादा समय यदि इन्फेक्शन रहेगा, तब जाकर आगे जाके कैंसर होता है। ऐसे तुरंत आज इन्फेक्शन हुआ और कल कैंसर नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है। 10-15 साल के बाद वो जाकर क्या होता है, कैंसर होता है। तो इसीलिए क्या याद करेंगे, हमें वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। अभी कौन ये वैक्सीन ले सकते हैं? 9 साल से लेकर 9 ईयर्स, जो हमारे घर में जो लड़कियां होंगी, फ्रेंड्स होंगे, उन सभी को बताना है। 9 साल से लेकर 45 ईयर्स तक। आपको लगता है मेल को ये वैक्सीन लेना है या फीमेल्स को लेना है? सिर्फ क्या आपका नॉलेज कहता है? क्या नॉलेज कहता है? ये मेल्स को भी लेना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन दोनों को हो सकता है। और ये सिर्फ सर्वाइकल नहीं, 6 जगह का इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब वैक्सीन लेते हैं। ओरोफैरिंजियल, सर्वाइकल, वजाइनल, वल्वल, एनल और पेनाइल। तो इतना जगह का हम कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, इतने जगह का हम इन्फेक्शन, जो वॉर्ड्स, ये जो इन्फेक्शन होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वैक्सीन किसको लेना है? 9 साल से, बॉयज के लिए 9 to 26 और गर्ल्स के लिए 9 to 45 ईयर्स। ये इंजेक्शन लेने के पहले कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इंजेक्शन लेने के बाद भी कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रेगनेंसी में इसे हमें अवॉइड करना है। डिलीवरी के बाद भी हम तुरंत देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तभी भी ले सकते हैं। अभी ये इंजेक्शन जो है, एक इंजेक्शन लेने के बाद दूसरा इंजेक्शन रूटीनली 15 ईयर्स तक, इसके हमें 2 इंजेक्शन काफी होते हैं। जैसे अभी आप सभी 15 ईयर्स अब आओ तो आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन लिया
फिर 2 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन और फिर 6 मंथ्स के बाद हमें तीसरा इंजेक्शन लेना है। 15 इयर्स के अंदर है तो 2 इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन लिया, फिर 6 मंथ्स के बाद हमें सेकेंड इंजेक्शन लेना है। अभी नया जो स्टडीज आया उससे ये पता चला कि भले 20 साल तक हमने एक इंजेक्शन भी लिया तो भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और 20 साल के बाद एटलीस्ट 2 इंजेक्शन लेने चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम एक इंजेक्शन तो हम लगा सकते हैं। अभी आप सभी के पास मोबाइल होगा, मोबाइल कितना कॉस्टली होता है, एटलीस्ट 5000 के ऊपर ही होगा कोई भी मिनिमम मोबाइल लेंगे तो, और ये इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 2000, और वो भी हमारा इस मंथ में, पूरे मंथ में हमारे हॉस्पिटल में उसमें भी हम 15% कंसेशन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट मतलब 300 रुपीज उसमें कंसेशन दे रहे हैं, तो कितना होगा, 1700 ही होगा। यदि कहीं पे ज्यादा बल्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कॉलेज है, मिनिमम 25 है, तो हम इसका जो कॉस्टिंग है वो 500 तक भी कम कर सकते हैं। तो कितना होगा, 1500 तक इसका कॉस्ट आ जाएगा। अभी 2 इंजेक्शन भी किसी को लगाने हैं तो भी 3000 में ही आपका कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर जो है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो इसीलिए आप सभी का लक्ष्य बनता है कि ये फर्ज बनता है कि आपको सभी को ये बताना बहुत जरूरी है। 1500 या 3000 कुछ ज्यादा है क्या? आज आप होटल में भी जाते हो तो भी आपका उतना पैसा खर्चा होता है, तो इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किसको करना है, जो भी हमारी माताएं हैं 35 इयर्स के बाद ये स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास जो है टेस्ट जो है अवेलेबल, उसको कहते हैं पैप टेस्ट या फिर HPV DNA टेस्ट कहते हैं। अभी हर साल करने की जरूरत नहीं, 35 इयर्स में किया, फिर 5 इयर्स के बाद करो, चलो हर 5 साल में नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक बार तो कर सकते हैं, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, 600 to 1000 रुपीज उसका कॉस्ट होता है। जो कैंसर के टेस्ट है जैसे ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, 2000 इसका कॉस्टिंग आता है। उसमें भी हमने ये पूरा मंथ 50% कंसेशन रखा था। अभी कंसेशन रखने के बाद भी लोग नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ? तो इतना हम लोगों के अंदर वो रेजिस्टेंस, कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो वो जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा ना तब तक ये सब बीमारी तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये पैप टेस्ट होता है। लोगों को क्या लगता है टेस्ट करेंगे तो कुछ ऐसे उसमें फिर हमको दर्द होगा, कोई ऑपरेशन होगा, तो इसके लिए वो डरते हैं और टेस्ट करने के लिए नहीं आते। लेकिन आपको जाकर आपके घर में मम्मी को बताना चाहिए कि ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम कैंसर क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इन द सेंस क्योंकि अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शन है, अभी कैंसर नहीं हुआ है। तो ये हो गया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। दूसरा हम शॉर्ट में देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारे पास कोई ऐसे वैक्सीन नहीं है कि या हमारे पास ऐसे कि उसको प्रिवेंट कर सके, ऐसे मेजर्स नहीं है, लेकिन हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम कुछ टेस्ट करें। एक तो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद का खुद टेस्ट करें। अभी ये तो हम खुद कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है डॉक्टर्स के द्वारा जांच करना, और तीसरा मैमोग्राफी। तो इससे क्या होगा कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि ब्रेस्ट कैंसर छोटी गांठ है, पहले स्टेज में डिटेक्ट होती है, तो भी उसका क्योर रेट कितना है, 99%। लेकिन उसके बावजूद आज भारत में हर साल 1,80,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है, और उसमें से 50% 90,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। क्यों मृत्यु हो रही है? क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। अभी खुद का ब्रेस्ट हम खुद महीने में एक बार हमें चेक करना है, वो भी हम नहीं करते, तो वो हमें हमारी माताओं को बताना है कि हर महीने में, और आपको भी आदत डालनी है। 25 इयर्स से लेकर हम खुद का खुद हर महीने में ब्रेस्ट चेकअप करना सीखे। कैसे चेक करना है, हमको क्या देखना है, साइज, शेप, उसमें कुछ गठान लगती है, स्वेलिंग है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज है, सूजन है, रेडनेस है, दर्द है, ऐसे कुछ भी है तो आपको डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। 35 के बाद हमें डॉक्टर से हर 2-3 साल में चेक करना चाहिए। तो 2-3 साल में तो डॉक्टर के पास जा ही सकते हैं। कितना फी होगा, 500, 1000, इससे तो ज़्यादा फीस नहीं होगा। और 45 इयर्स के बाद सोनोग्राफी और मैमोग्राफी टेस्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इधर ब्रेस्ट कैंसर होगा भी तो अर्ली डिटेक्ट होगा, तो हम सेव कर सकते हैं लाइफ।
प्रिवेंशन सेव्स लाइफ। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या याद रखेंगे? वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग। तो हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे पोलियो, अभी भारत में पोलियो है कि हम पोलियो फ्री हो गए? क्या लगता है आप सभी को, क्या लगता है? पोलियो अभी भी होता है भारत में? किसी को पोलियो हो रहा है अभी, या पोलियो फ्री हो गए? क्या नॉलेज है आप सभी का? भारत पोलियो फ्री हो चुका है ना? क्यों? क्योंकि पोलियो का वैक्सीन लिया। तो वैसे ही सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो सकते हैं भारत। लेकिन इसके लिए हमें लोगों तक ये सारा पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी ब्रेस्ट कैंसर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है? हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मोटापा है, आज हम एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट पे कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 3 बातें है ना, बहुत इजी है याद रखना। कोई भी बीमारियों को कंट्रोल करना है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम्स है। तो आजकल क्या हो गया, हमारे पैर सभी के ठंडे हो चुके हैं, और जो हमारा पेट है ना, वो क्या हो चुका है? टाइट हो चुका है, और हमारा सिर गर्म हो चुका है। तो हमें क्या करना है? उसको रिवर्स करना है। पैरों को क्या करना है? गर्म करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है। वो तो आपके यहाँ वैसे भी हो जाता है ना? तो वो तो एक बेनिफिट ही है। तो वो एक्सरसाइज करना है। और दूसरा, पेट को क्या करना है? हमें नरम करना है ना? और तो पेट को नरम करना है, मतलब थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना होगा। डाइट पे क्या क्या ध्यान रखेंगे? हमारे खाने में क्या क्या आना चाहिए? हमारे खाने में स्प्राउट्स आने चाहिए, वेजिटेबल्स आने चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए। ड्राई फ्रूट में हमें क्या खाना चाहिए बताइए? अखरोट और बादाम, है ना? ये हमारे खाने में रोज रात को 4-5 अखरोट, 4-5 बादाम भिगो के हमें खाना चाहिए। फिर हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में आने चाहिए। हमारे खाने में ज़्यादा जैसे ग्रेन्स, ओट्स है, जवार, बाजरी, है ना? आप प्रिफरेबली राइस तो अवॉइड ही करना है, कभी कभी ले सकते हैं। गेहूँ भी अवॉइड करना है। जवार, बाजरे की रोटी लेनी चाहिए। और फिर जो जैसे प्रोटीन्स के लिए मिल्क प्रोडक्ट, पनीर, ये हमारे खाने में आना चाहिए। क्या अवॉइड करना चाहिए बताइए खाने में? 4 वाइट पॉइजन हमारे खाने में अवॉइड करने हैं। कौन से हैं 4 वाइट पॉइजन? शुगर, गुड़, मैदा और सॉल्ट, और घी एंड ऑयल, ये चारों वाइट है ना? तो 4 वाइट पॉइजन हमारे खाने में कम आने चाहिए। और प्रिफरेबली जो है वो हमारा बाकी सब जो आप लोग खाते रहते हो ना, तो वो सब फास्ट फूड आपको अभी से ही आदत डालनी चाहिए, वो सब अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज डाइट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और फिर प्रिफरेबली कहा जाता है 2 टाइम्स मील, है ना? मॉर्निंग में आपने 10-11 बजे खाया, शाम को 5-6 बजे खाया, तो मॉर्निंग से इवनिंग से मॉर्निंग तक ऑलमोस्ट 16 आवर्स फास्टिंग हो जाता है, 14 to 16 आवर्स। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। क्यों नोबेल प्राइज मिला? इससे क्या पता चला, जब हम फास्टिंग करते हैं, और ये हमारे भारत के कल्चर में ही है, तो फास्टिंग का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। जब हमारी बॉडी फास्टिंग करती है तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है, तो वो सेल्स को खाना चाहिए। तो वो क्या खाना खाएंगे? फिर हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जाते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फैट सेल्स है, जो डेड सेल्स हो गए हैं, जो डैमेज सेल्स है, जिसने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, तो ये सारा कौन खाएगा? वो सेल्स खा लेंगे। उसको कहते हैं ऑटोफैगी। तो अपने आप हमारी बॉडी जो है ना, वो क्या करती है? क्लीनिंग करती है। और हमारे जैसे अभी हमारी प्लेट खाना खाने के बाद धोने के लिए, यदि हमें विम बार लगता है, सॉल्यूशन लगता है, बहुत चिकनाई है, तो उसका मतलब क्या है? हमारा पेट साफ करने के लिए भी वैसे ही सब मेहनत लगेगी। यदि प्लेट क्लीन अच्छे से पानी से ही धुल जाती है, तो हमारा पेट भी वैसे ही साफ होगा। और क्यों ये साफ होना जरूरी है? क्लीन बॉडी इज इक्वल टू इम्यून बॉडी। जितनी आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, उतनी इम्यून पावर अच्छी होती है। कोविड में क्या हो गया? कोविड में इम्यून प्रॉब्लम ही हो गया ना, इम्यूनिटी डाउन हो गई, उसको कोविड हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना है। तीसरा क्या हमने देखा? तीसरा है मेडिटेशन और साउंड स्लीप। रोज रात को जल्दी सोना है। आप लोग जो मोबाइल लेकर बैठते हो ना, हमारे घर में भी वही हाल है। ऐसे ठीक है, वो आपको मैं ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन उसमें चेंज करना होगा। अभी से चेंज करो। आगे चलकर PCOD, गर्ल्स में भी इतने सारे प्रॉब्लम, फिर चलकर आगे चलकर प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी से आप चेंज करेंगे तो बेटर है। तो जो भी रोज रात को हमें थोड़ा जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी। आप मोबाइल यूज़ नहीं करो ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन मोबाइल आप दिन में यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले यूज़ नहीं
करना चाहिए। तो साउंड स्लीप होनी चाहिए और थोड़ा सा हमें सिर को ठंडा रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या करता है, अभी क्या होता है छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, मूड ऑफ होता है, मम्मी ने कुछ बोला, हमने कुछ कहा, हमको ये चाहिए, नहीं दिया, तो आप लोग तो क्या, आप तो कभी कभी बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हो, है ना। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हमारा मन शक्तिशाली नहीं है। अभी क्यों नहीं बोला, उसके पीछे कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम लोग ये सारा भी सोचते हैं। टीचर ने कुछ बोला तो भी हम एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, तो उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस है, कुछ तो उनका एक भाव होगा, लेकिन हम इन सब बातों को नहीं समझते। क्यों, क्योंकि हमारा मन जो है ना, माइंड काफ़ी वीक हो चुका है, उसके पास सहन शक्ति नहीं है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, सही क्या है, गलत क्या है, तो ये हम निर्णय ले सकते हैं। आज हम टाइम पे नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। इसका मतलब क्या, मेरे मन पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कितना भी मोबाइल देख रहे हैं। ये सब क्या बताता है, मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ भी आज मुंह बोल लेता है। तो इसका मतलब ये बताता है कि मेरे अंदर शक्ति की कमी है, समझ की शक्ति नहीं है। और इसीलिए हम भगवान से क्या मांगते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमारा मन शक्तिशाली होना चाहिए। तो वो मन शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो नाराज नहीं होगा, वो मूड ऑफ नहीं होगा। ये समझ लेना, यदि मेरा मूड ऑफ हो गया, किसी ने कुछ कहा, मैंने गुस्सा किया, मैं इरिटेट हो गई, इसका मतलब वो बाहर नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। क्योंकि हम लोगों को जब को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें खुद को ही चेंज करना होता है। ना ही हम लोगों को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें खुद को शक्तिशाली बनना है। सिंपल है, जैसे अभी मान लो कि आपको क्या नाम है आपका, हाँ, खुशबू, करिश्मा, पीछे साइली, खुशबू, करिश्मा एंड साइली, 3 लोग हैं। शुभा मैडम ने इनको कुछ असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट्स इन्होंने ट्राई की थी, कोशिश की थी, लेकिन जितना मैडम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई। तो मैडम ने उनको बुलाया, क्योंकि मैडम को भी ऊपर रिपोर्ट करना है। मैडम ने बुलाया उनको, जो भी है बातें कही, है ना। उसमें क्या हुआ, फिर जो खुशबू थी तो वो तो रोने ही लगी कि हमने तो किया था सब कोशिश, फिर भी अभी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, प्यार से भी समझा सकते थे। तो खुशबू रोने लगी। फिर करिश्मा को बहुत गुस्सा आया, समझते क्या है अपने आप को। और फिर पीछे साइली स्टेबल रही, है ना। साइली ने कहा कि ठीक है, हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, तो चलो अभी पहले कैंटीन में जाते हैं ना, आपके पास कैंटीन, चाय पीते हैं और फिर हम असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। अभी यहाँ पे तीनों का रिस्पॉन्स सेम था क्या, मैडम एक ही है, सिचुएशन एक ही है, फिर तीनों का रिस्पॉन्स भी एक ही होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब मैडम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो हम सोच रहे हैं। क्या ये सोच हमारी रचना है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, परिस्थिति की रचना है। हम क्या बोलते हैं, क्या करें, मैडम ने ऐसे बोला तो गुस्सा नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो रोना है तो सबको रोना है, गुस्सा करना है तो सब गुस्सा करेंगे। इसका मतलब विचार मेरी रचना है। जब वो मेरी रचना है तो उसको ठीक भी कौन करेगा, मैं खुद, है ना। तो वो कंट्रोल किसके पास आ जाता है, मेरे पास आता है। और ये क्यों करना है, जब भी हम रोएंगे, गुस्सा करेंगे तो हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है। वो ये नहीं सोचता है अरे चलो ठीक है, शुभा मैडम ने बोला ना, कोई बात नहीं, वो रिलीज करेगा निगेटिव हार्मोन्स आपके शरीर में। आपके शरीर में जो आपके जीन्स होते हैं, एक होते हैं डिसीज प्रिवेंटिंग, दूसरा होता है डिसीज कॉजिंग। तो जिससे बीमारियां होते हैं वो जीन्स ओपन अप होंगे, आपकी इम्यून पावर डाउन होगी, विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री माना जिसका मेरे हाथ में कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री वो अपने आप रिलीज करेंगे। तो मेरे हाथ में कंट्रोल क्या है, उस समय मुझे क्या सोचना है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल मेरे पास है। यदि उस समय मैं शांत रही, स्टेबल रही, तो क्या होगा, मेरे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, मेरे जो जीन्स डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स है वो एक्टिवेट होंगे, मेरी इम्यून सिस्टम ठीक रहेगी। तो क्या होगा, मेरा मन
शांत रहा। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो आगे चलकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन ये सारा होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डिसीज। डिसीज माना क्या, ब्रेक करो, डिस ईज। डिसीजेस कब होते हैं, जब आप इजी नहीं रहते हो, जब आप हल्के नहीं रहते हो, डिस ईज, तभी बीमारियां होती है। पेशेंट कब बनते हैं, जब हमारा पेशेंस हम खो देते हैं, तभी हम पेशेंट बनते हैं। इसलिए और फिर क्या होता है, सब बातों को पकड़ के रखते हैं। मैडम ने बोला तो दूसरे दिन मैडम को गुड मॉर्निंग भी नहीं करेंगे, मैडम की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाह रहे बातों को पकड़ के रखा हमने, तो क्या होगा, मराठीमध्ये काय म्हणतात, आतल्या गाठीचा मना क्या, जितना अंदर पकड़ के रखेंगे अंदर सब गांठें तैयार होंगी, और ये गांठें ही कैंसर की गांठ बनेगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो हार्ट अटैक का प्रोजेक्ट। आप सभी को पता है ना, हार्ट अटैक होता है लोगों को। हार्ट अटैक में क्या टेस्ट करते हैं, हार्ट अटैक में क्या टेस्ट किया जाता है, एंजियोग्राफी। उससे क्या पता चलता है कितना ब्लॉकेजेस है, और फिर ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं, जो लोग, हर कोई एंजियोप्लास्टी बाईपास अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई पैसा है लेकिन डरते हैं, बोलते हैं मरूंगा तो भी ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, हम माउंट आबू में रखते हैं। हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है। एक हफ्ता उनको ऐसे ही सारे प्रवचन, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब सिखाया जाता है, क्योंकि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है ना, तो 1 वीक रखते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आता है। और आज हमारे पास 1-2 पेशेंट्स नहीं है, कितने पेशेंट्स है, 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स है जिनको हमने विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास ठीक किया। और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व को दिया, तो जोरदार तालियां एक बार बजाइए। और ये रिसर्च कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम ऐसे ही कोई भी बातें हवा में एक्सेप्ट करने वाले थे क्या, नहीं, वॉज अ मिसाइल मैन, साइंटिफिक पर्सन। तो ये रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर है सतीश गुप्ता, ये हमेशा बोलते थे, यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों बाईपास करो, क्यों एंजियोप्लास्टी करो। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकेजेस यहाँ नहीं होते हैं, ब्लॉकेजेस मन में है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, शुभा मैडम के ओपिनियन अलग, मेरा ओपिनियन अलग, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारी मन जो है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन हमें यही सिखाता है, सभी के साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए। ऐसे नहीं कि आपको घर बार छोड़ना है, जंगल में जाकर रहना है, नील मैडम आए, व्हाइट ड्रेस डाला था, मुझे भी व्हाइट ड्रेस डालना पड़ेगा, नहीं। हमको छोड़ना क्या है, अंदर की कमी, कमजोरी, निगेटिविटी, पुराना स्वभाव, संस्कार, यही हमें धोखा देता है। हम बोलते हैं कि क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसे, कोई बोलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे तो छोड़ना पड़ेगा, बुरा लगना अच्छा है क्या, बुरा लगेगा तो हार्मोन्स निगेटिव रिलीज होंगे। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो हॉस्पिटल में ना हम हर महीने में मेडिटेशन का कोर्स लेते हैं, 1 इन अ मंथ होता है, 21 अप्रैल को है। आप में से जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। हॉस्पिटल का जो 3rd फ्लोर है पूरा मेडिटेशन के लिए डिवोट किया हुआ है। 10 से 1 बजे होता है, वैसे 9 से 1 बजे, लेकिन 9 बजे से गर्भ संस्कार होगा और उसके बाद मेडिटेशन होता है। तो 10 बजे से 1 बजे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब फ्री दिया जाता है, तो आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको आके रिलैक्स होकर सुनना है, और उसके बाद 3 दिन के लिए 4 से 5 होता है। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी कंफर्टेबल, सभी आंखें बंद करेंगे, एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास लेते समय विजुलाइज करें ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, और श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करें अंदर की निगेटिविटी बाहर जा रही है।
मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, इस शरीर के मालिक, इन कर्मेंद्रियों के मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इन आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही खुशी हूँ। परमपिता परमात्मा, ईश्वर परमात्मा की संतान हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, शांति के सागर है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। Energy always flows from higher potential to lower potential. परमात्मा शक्तियाँ, शांति, खुशी, प्यार मुझ में प्रवाहित हो रहा है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर। ये शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। आज से जो भी मेरे संपर्क में आएंगे, उन सभी को मेरे द्वारा शांति, खुशी, प्यार ही मिलेगा। मेरी हर सोच, बोल और कर्म सबको सुख देने वाले हैं। ऐसे सोचने से हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। और घर स्वर्ग बनने